हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड कंसेप्ट्स है, 2-4 बातें हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो चैप्टर पकड़ में आपके आराम से आ जाएगा। ठीक है। इससे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये डिस्कस करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपके लिए समझना आसान रहेगा अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझ रखा है तो। इसलिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल एक जैसा है, फॉर्मूला भी सेम है, कंसेप्ट भी सेम है। बस इतना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। बाकी सब कुछ एक जैसा है, 1-2 डिफरेंसेस होंगे थोड़े बहुत, अदरवाइज सेम है। ठीक है। और अगर आपको याद है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर पुराना वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो फ्लक्स का मतलब मैंने वहां भी आपको बताया था। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स की बात आप कर सकते हैं जैसे एयर फ्लक्स। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, आप रूम के अंदर बैठे हैं तो कितनी एयर विंडो के थ्रू रूम के अंदर आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द एयर फ्लक्स लिंक्ड विद द विंडो। ऐसे ही मान लीजिए रूम के अंदर एक लैंप ग्लो कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, तो उस लैंप की कितनी लाइट एक विंडो से बाहर जा रही है या बाहर की सनलाइट विंडो से अंदर आ रही है, उसको आप लाइट फ्लक्स कह सकते हैं। फ्लक्स का मतलब बेसिकली फ्लो से होता है। अब यहां पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये कोई एरिया है और ये मैग्नेटिक लाइंस है। आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस हमने इंट्रोड्यूस की हैं इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देने की चीज़ तो है नहीं। तो सवाल है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आपने कहा ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस हम बनाएंगे। हालांकि ये लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन लाइंस आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं सिंपली टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिजिकल एग्जिस्टेंस इन लाइंस की होती नहीं है और यहीं से फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। अब आप देखोगे जैसे ये मैग्नेट रखा है, ये मैग्नेटिक लाइंस मैंने बनाई हैं, ये है नहीं। अब अगर मुझे देखना हो कि इस लूप के थ्रू या इस एरिया के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो इन मैग्नेटिक लाइंस को काउंट तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि है ही नहीं, तो काउंट क्या करूंगा। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो फिर मैंने बात की मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी है। क्या है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक लाइंस। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। दैट इज व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई से डिनोट कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला एक जैसा है। आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिखते थे E a cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स आप लिखते हैं B a cos थीटा, जिसको आप B डॉट A वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में आप लिख रहे हैं तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल कोई भी चीज है उसकी क्वांटिटी जो है इज ऑलवेज स्केलर। यूनिट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम वेबर भी लिखते हैं। और वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। बात हो ही रही है तो ये भी बता दूं, यहीं से मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट हमें मिल जाती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट वेबर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर
ये मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट हमको मिल गई। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड की और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब फॉर्मूले की डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। बी क्या है इसमें? बी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दैट इज बी। ए क्या है? एरिया। अब सवाल है कौन सा एरिया? एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? दिस इज द एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं बताऊंगा आपको इसका क्या मतलब है। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आई होप आपको याद होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। किसी भी कैलकुलेशन में या मेजरमेंट में जब एरिया का अलाइनमेंट इफेक्ट करने लगता है, वैसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जैसे मैंने बोला किसी कैलकुलेशन या मेजरमेंट में अगर एरिया का अलाइनमेंट इफेक्ट कर रहा है तो वहां पर फिर एरिया को वेक्टर की तरह डील करना पड़ता है, और उसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर हम कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। ये अगर ये एरिया है, मेरे हाथ को अगर एरिया मान लें, ये एरिया अगर है तो एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, ऊपर वाले फेस के हिसाब से ये एरिया वेक्टर, नीचे वाले फेस के हिसाब से ये एरिया वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि थीटा की जरूरत पड़ेगी जब भी फ्लक्स निकालेंगे, तो एरिया वेक्टर क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये थीटा हो गया, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इस फ्लक्स की और डिटेल हम थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। अब ये पहली सिचुएशन कि मान लीजिए ये एरिया है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस मैंने बना रखी हैं, ये एरिया वेक्टर है। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना एंगल है? 0, पैरेलल है दोनों। फॉर्मूले में कॉस 0 कितना आएगा? 1, और ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। तो फिर इस सिचुएशन में जो फ्लक्स पास होगा वो भी मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा? B इंटू ए। ये मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। इस सिचुएशन को देखिए, मैग्नेटिक लाइंस आपकी ये जा रही हैं, ये है एरिया और यही मैग्नेटिक लाइंस, ये राइट। मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो प्लेन के पैरेलल है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस, ये एरिया वेक्टर थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो गया? 0। तो फिर फ्लक्स भी कितना हो गया? 0, नो फ्लक्स, मिनिमम कह सकते हैं 0 फ्लक्स पास हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एरिया भी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्लक्स पास होगा। अलाइनमेंट भी काउंट कर रहा है। देखो खाली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया से बात नहीं बनने वाली है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का क्या अलाइनमेंट है ये भी इफेक्ट कर रहा है फ्लक्स को। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो यहाँ भी है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ फ्लक्स पास हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। अलाइनमेंट। तीसरी सिचुएशन देखिए, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा एंगल पे है। इस सिचुएशन में अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर ले लूं बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर ले लूं बी साइन थीटा, तो आप देख रहे हैं कि जो बी साइन थीटा है ये प्लेन के पैरेलल आ रहा है, प्लेन के पैरेलल, यानी ये वाली सिचुएशन है। और बी कॉस थीटा को देखें तो प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वाली सिचुएशन है। तो बी साइन थीटा की वजह से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, यानी ये कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है यानी एरिया वेक्टर के पैरेलल है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? बी ए कॉस थीटा। मैंने सीधा लिख दिया, बेसिकली मुझे इसको लिखना चाहिए था बी कॉस थीटा इंटू ए,
वो ठीक है, मल्टीप्लाई करके बी ए कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है प्लेन के परपेंडिकुलर और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है प्लेन के पैरेलल। तो प्लेन के जो पैरेलल है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर वाला कर रहा है। ठीक, ये तीन सिचुएशन आपने देखी। अब इन तीनों सिचुएशन में मैं देख रहा हूं कि जो सरफेस है, जिस सरफेस के लिए आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं, वो सरफेस बिल्कुल प्लेन है। जैसे ये बोर्ड है, बिल्कुल प्लेन है। लेकिन अगर सरफेस प्लेन ना हो तो मान लो ऐसी सरफेस हो, इस तरह की, प्लेन नहीं है, नॉट लाइक दिस, ऐसी प्लेन, ऐसी सरफेस है, कर्व है उसमें, तो क्या करें? क्योंकि फिर तो ये थीटा अलग अलग आएगा। अभी उस डायग्राम में देखिए आप, इस सिचुएशन में इस प्लेन में कहीं भी आप थीटा निकालें एक जैसा आएगा। लेकिन अगर सरफेस आपकी प्लेन नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो अब मान लीजिए आपकी जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, इस तरह की सरफेस है, ऐसी, ठीक है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए डी ए, और ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस बना रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने एक छोटा सा एरिया इमेजिन किया, डी ए, एरिया एलिमेंट कह सकता हूं। इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर इधर को आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बीच का एंगल मान लो थीटा। तो फिर वही बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना आएगा, बी कॉस थीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कितना आएगा, बी साइन थीटा। तो कौन सा वाला कंपोनेंट हम लेंगे? ओबियसली बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला, जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है उसको लेंगे। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो मैं देख रहा हूं कि ये वाला कंपोनेंट और एरिया वेक्टर पैरेलल है, जबकि ये वाला कंपोनेंट और एरिया वेक्टर पर 90 डिग्री पे है, ये दोनों पैरेलल है। तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और इनटू एरिया, ये इस छोटे, इसको एन डॉट, ठीक है। तो ये इस छोटे से एरिया के लिए ये फ्लक्स आ गया आपको। अब अगर पूरी सरफेस के लिए करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूं ध्यान रखना, सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया एलिमेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स पूरी सरफेस के लिए मिल जाएगा। तो ये है तब जब सरफेस आपकी प्लेन नहीं है। अब इसको मैं समराइज कर देता हूं थोड़ा सा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितना होगा, 0। अब मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से बात कर रहा हूं। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा बी ए। थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है तो जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूस है तो जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब आई थिंक हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। थोड़ा सा पीछे चलते, आपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है कि करंट हैज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस वायर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। तो अब बात यह हुई कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होती है ना। बात लॉजिकल है। तो फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया इस पे, और उन्होंने बताया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? यही ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इंडक्शन ऑफ करंट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे आएगी ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। 3 बातों पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, 3 बातों में। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट आएगी कैसे, ऐसा क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ जाए, पहली बात। दूसरा कि कितनी करंट प्रोड्यूस होगी, कितनी वैल्यू। तीसरा डायरेक्शन क्या होगा उसका। पूरा चैप्टर 3 बातों पे बेस्ड है, कैसे, कितना, किस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे आ जाएगी, कितनी आएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये 3 बातें इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेती हैं, यही आपने समझना है। तो फैराडेज लॉज देखते हैं। फैराडे क्या कहते हैं, फैराडेज लॉज। तो इन्होंने 2 बातें बताई। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट आएगी कैसे, यह है पहला लॉ। मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं आपसे। तो पहला लॉ यह कहता है कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, इसीलिए पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ठीक है अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, हालांकि वायर का मतलब ही कंडक्टर ही होता है, वायर वर्ड मेटल के लिए यूज होता है बेसिकली, पर फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कंडक्टिंग वायर। सो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर चेंजेज विद टाइम, changes with time, then an EMF and hence a current get induced in the wire। ये बता रहे। तो आपको मैंने जैसे बताया पहला लॉ अगर ध्यान से आप देखें तो वो ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे आएगी। तो बड़ा आसान है, वो कह रहे हैं कि अगर एक लूप है वायर का, कंडक्टिंग वायर का, क्योंकि करंट के लिए कंडक्टिंग वायर चाहिए, तो अगर एक लूप कंडक्टिंग वायर का है और उस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है कि एक कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो फैराडे कह रहे हैं कि इस फ्लक्स को अगर आप चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। ये पहला लॉ कह रहा है। और देखिए इस बात को ध्यान रखिए, पहले लॉ में वो ये कह रहे हैं कि फ्लक्स को चेंज करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है कि का झगड़ा नहीं है। आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, चेंज कर दो आप। ठीक, जैसे अगर ये मैग्नेट है, जैसे हमने ये सिचुएशन पहले भी ली थी, ये नॉर्थ पोल है और ये है लूप ऑफ वायर, ये इसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप इस फ्लक्स को चेंज कर रही है, चाहे जैसे मर्जी करिए। और अभी आपने पढ़ा है फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। ध्यान से देखिए, फ्लक्स को चेंज करने के आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, आप एरिया चेंज करके कर सकते हैं, और आप थीटा चेंज करके भी कर सकते हैं। तीनों तरफ जैसे मर्जी करिए। पहले लॉ में ये कोई झगड़ा ही नहीं है। फ्लक्स को आप कैसे चेंज कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज कर दो बस। जैसे इस सिचुएशन में मैं क्या क्या कर सकता हूं, मान लीजिए मैग्नेट अपनी जगह रहता है, मैं लूप को आगे पीछे करता हूं, लूप को इधर लाऊंगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि जब आप लूप को इधर लाएंगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ये लूप को उधर ले जाओ तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इस बार कम हो जाएगा क्योंकि इधर को मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो मैं मैग्नेट को यहीं रखूं और लूप को आगे पीछे करूं तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या मैं लूप को यहीं रखूं मैग्नेट को आगे पीछे करूं तब भी चेंज हो जाएगा।
तब भी चेंज हो जाएगा। या मैं मैग्नेट को यहीं रखूं, लूप को घुमा दूं, रोटेट कर दूं, तब भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे मर्जी आप चेंज करिए, फ्लक्स को चेंज कर दीजिए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगी। ये पहला लॉ बता रहा है फैराडे का, सिंपल। दूसरा लॉ जो फैराडे का है वो ये बताता है, तो इसने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे आएगी, कैसे आएगी। पहला लॉ बता रहा है कैसे आएगी। दूसरा लॉ आपको बताएगा कि कितना आएगी, वैल्यू क्या होगी उसकी। मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूं। तो सेकेंड लॉ फैराडे का ये कह रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, अगर मैं इसको स्मॉल ई से डिनोट करूं, कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि फ्लक्स को चेंज कर दो आप, तो ईएमएफ आ जाएगा, करंट आ जाएगी। अब आप वो कह रहा है सेकेंड लॉ में कि 1 सेकेंड में जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। और अभी भी ये झगड़ा नहीं है कि फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, जो मर्जी करो, लेकिन 1 सेकेंड में आप चेंज कितना ज्यादा कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं इसी सिचुएशन में, मान लो लूप अपनी जगह है, मैग्नेट को मैं लूप की तरफ ले जा रहा हूं, तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स विल इंक्रीज। तो वो कह रहे हैं कि आप जितनी ज्यादा स्पीड से इसको लूप की तरफ ले जाओगे, 1 सेकेंड में फ्लक्स भी उतना ज्यादा चेंज होगा, तो ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा आएगा। और अगर आप धीरे धीरे ले जा रहे हैं, कम स्पीड से ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स तो चेंज होगा लेकिन 1 सेकेंड में कम होगा, पर सेकेंड चेंज इन फ्लक्स कम आएगा, तो ईएमएफ भी कम आएगा। अगर मैं इस मैग्नेट को लूप से दूर ले जाऊं तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड से इसको दूर ले जाऊं तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और धीरे धीरे ले जाऊं तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखो, ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं। किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी करो, आप बढ़ाओ कम करो। तो पहले लॉ और सेकेंड लॉ में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। पहले और सेकेंड लॉ में क्या है, पहले लॉ में यह है कि आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ आएगा, चेंज नहीं कर रहे हैं तो नहीं आएगा। सेकेंड लॉ में क्या है कि चेंज तो करना ही है, 1 सेकेंड में कितना ज्यादा चेंज कर रहे हैं उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा, सेकेंड लॉ है। और सेकेंड लॉ को फाइनली हम ऐसे लिखते हैं, E = -d∅b/dt। ये माइनस साइन की अपनी इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले में। क्यों आया ये नेगेटिव साइन, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 1, तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के E = d∅/dt लिख दिया आपने, और माइनस साइन क्यों लगाया ये बाद में देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है। अब इसको हम फटाफट से वेरीफाई कर देते हैं दोनों को, पहला लॉ भी और सेकेंड लॉ भी। देख लेते हैं कि आ कैसे रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ कैसे आ जा रहा है, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये 2 लॉ है, इनको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, पहले लॉ का वेरिफिकेशन देखते हैं। एक सिचुएशन ली है कि मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख रहे हैं इनवर्ड है, इनटू द बोर्ड। फिर ये वायर का एक फ्रेम है, फ्रेम ऐसा सी शेप का, और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर रखा हुआ है जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, ये वाला। कुछ नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए P और Q, ये है। अब आप देखो कि एक लूप आप देख पा रहे होंगे, ये है लूप, दिख रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, मैंने अभी बताया था फ्लक्स को 3 तरह से आप चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, एरिया चेंज करके और अलाइनमेंट चेंज करके। इस सिचुएशन में हम एरिया चेंज करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका फिक्स है, देखिए डायरेक्शन भी फिक्स है, वैल्यू भी फिक्स है। लूप आपका जो है ये बन रहा है, लूप आप देखो ये लूप बन रहा है, ये लूप भी ऐसे ही रहना है, यानी थीटा नहीं चेंज होने वाला है ना। ये लूप है, ये इसका प्लेन है, प्लेन ऑफ द लूप, इसका एरिया वेक्टर ये आएगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। तो ये तो 0 ही रहना है, क्योंकि मैं लूप को नहीं घुमा रहा हूं, लूप ऐसे ही रहना है।
अब अगर मैं इस स्लाइडिंग वायर को इधर ले जाऊं तो लूप का एरिया बढ़ेगा, और स्लाइडिंग वायर को इधर लाऊं लूप का एरिया कम होगा। यानी यहां पर हम एरिया चेंज करके फ्लक्स चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होता है या नहीं होता है। उससे पहले ये ध्यान रखिए कि ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टर के अंदर आप जानते हैं पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो चीजें होती हैं वायर के अंदर, मेटल वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव कर सकते हैं, अगर इनमें फोर्स लगेगा तो मूव कर जाएंगे। पॉजिटिव आयन पे फोर्स लगेगा भी तो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत फॉर्मली फिक्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस स्लाइडिंग वायर को इधर को स्लाइड करता हूं। ठीक, तो वायर को स्लाइड कर रहा हूं का मतलब इन पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये वायर इन्हीं से मिलके बना है। वायर में और तीसरी चीज कोई नहीं होती है। वायर को स्लाइड कर रहा हूं का मतलब पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइड कर रहा हूं, और ये वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स, याद है? तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QVB sin थीटा। आई होप आपको याद होगा। ये लॉरेंज फोर्स लगता है। फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्मूला है। ये कह रहा है कि Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से मूव करेगा तो इतना फोर्स लगेगा। और इस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल से। ये याद है, लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है फोर्स। थंब आपको फोर्स का डायरेक्शन देता है, ये फिंगर आपकी करंट के लिए होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको लगा के हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो, तो पॉजिटिव आयन की बात करना बेकार है, क्योंकि पॉजिटिव आयन मैंने बताया फोर्स लगेगा भी तो मूव नहीं करेगा, इसलिए पॉजिटिव आयन को भूल जाओ। फ्री इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, क्योंकि इस पे अगर फोर्स लगा तो ये मूव करेगा। तो अब क्योंकि वायर इधर जा रहा है का मतलब इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जा रहा है अलोंग विद द वायर। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो करंट होगी वो इसके अपोजिट आएगी। आप जानते हैं करंट का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो करंट उल्टा लेते हैं, आप पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसकी करंट इधर आएगी। तो अब मुझे करंट का डायरेक्शन पता है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो फोर्स का डायरेक्शन मैं फाइंड कर सकता हूं ये रूल लगा के। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, ये फिंगर मेरी इनवर्ड जा रही है, ये करंट आपकी इधर आ रही है, ये तो फोर्स किधर लग रहा है? डाउन। आप लगा के रूल देख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर को लग रहा है, और ये फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये अकेला इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी पे फोर्स इधर ही को लग रहा हो। तो इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही आप वायर को स्लाइड करेंगे इस डायरेक्शन में तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर को लगने लगेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एंड की में एक्यूमुलेट होने लगेंगे, है ना? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेंगे इस एंड पे। तो ये वाला एंड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, कंपैरेटिवली ये वाला एंड प्लस हो जाएगा। इसलिए नहीं कि पॉजिटिव आयन उधर चले गए, मैं बार बार ये कह रहा हूं पॉजिटिव आयन अपनी पोजीशन में फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और ये एंड नेगेटिव हो गया तो फिर वो कंपैरेटिवली प्लस हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव एंड है ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया, और जो नेगेटिव एंड है ये लो पोटेंशियल वाला हो गया, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और यही तो ईएमएफ है। तो आ गया, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ, तो आ गया ईएमएफ। अब जैसे ही ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल दोनों एंड डेवलप होंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये है इंड्यूस्ड करंट। ये देखिए, तो पहले ईएमएफ आया और फिर करंट आई। ओबियसली करंट तभी होगी जब ईएमएफ होगा, तो पहले ईएमएफ फिर करंट। तो हमने देखा जब हम फ्लक्स चेंज कर रहे थे तो ईएमएफ भी आ गया और करंट भी आ गई। अगर आप वायर को इधर को लाते तो क्या होता? उधर वाला माइनस हो जाता, इधर प्लस हो जाता, फिर ईएमएफ आ जाता। जब मैं वायर को उधर ले जा रहा हूं तो फ्लक्स बढ़ेगा,
अभी जैसे ये वायर मान लीजिए स्लाइड करके यहाँ आ जाएगा तो लूप का एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर यही वायर स्लाइड करके इधर आ जाता तो लूप का एरिया कम हो जाता तो फ्लक्स भी कम हो जाता, लेकिन ईएमएफ दोनों सिचुएशन में आता। तो ये है वेरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। हम इसको एक और तरह से वेरीफाई करके देख लेते हैं। अभी तो हमने एरिया चेंज करके फ्लक्स चेंज किया, मान लो हम एरिया ना चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, तब भी क्या आएगा ईएमएफ, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सेम सिचुएशन है, वही मैग्नेटिक फील्ड, वही लूप, सब कुछ वही। तो लेकिन इस बार मैं वायर को स्लाइड नहीं करने वाला, वायर अपनी जगह है, ये वाला वायर, तो लूप ये है, ठीक। इस बार मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली फॉर्मूला क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो अब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ। चलो मान लीजिए इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप विल इंक्रीज। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आना चाहिए। तो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि वायर का मतलब, मेटेलिक वायर का मतलब पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इस बार इस सिचुएशन में ये वायर रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जरूर है लेकिन रेस्ट में है। तो वायर रेस्ट में है तो ये पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट में ही मानिए। हम इनके थर्मल मोशन को, फ्री इलेक्ट्रॉन के थर्मल मोशन को इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से करंट होती नहीं है कभी। तो पूरा वायर रेस्ट में, तो ये दोनों भी रेस्ट में। और ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में होगा, यानी अगर V 0 होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो लगेगा नहीं इनमें। तो अब क्या होगा, तो ये बात हम आपको पता होगी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात अगर आपको नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिए। तो होगा ये कि जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और वेरी कर रहा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, वो इधर आएगा या इधर आएगा, जो भी आएगा, लेकिन आएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आया इनवर्ड है और ये वेरी कर रहा है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये। और आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के लिए मोशन में होना जरूरी नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला है Q × E, इसमें V कहीं नहीं है, तो ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रेस्ट में भी है तब भी लगेगा ये फोर्स, और ये रेस्ट में ही है। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा तो ये फिर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर आया तो इस पे, इन पे फोर्स फिर इधर लगेगा डाउनवर्ड, तो ये वाला एंड फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला फिर प्लस हो जाएगा कंपैरेटिवली, और एक करंट इसमें आ जाएगी। यानी कि सेकेंड लॉ जो, फर्स्ट लॉ जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप फ्लक्स को चेंज करिए, चाहे जैसे मर्जी करिए, इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ का वेरिफिकेशन हमने करके देख लिया, इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ का वेरिफिकेशन, सेम सिचुएशन है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, लूप, सब कुछ वही है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं वायर को स्लाइड करता हूँ इधर, तो मुझे मालूम है जैसे ही मैं इसे स्लाइड करूंगा एक करंट आ जाएगी, पहले ईएमएफ आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कह रहे हैं इस चैप्टर में हम। तो एक करंट आ जाएगी, तो मान लीजिए ये करंट आपकी आई है, स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही करंट आएगी तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, फिर दिस वायर बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और हमने पढ़ा है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा।
ILB sin थीटा। L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, I हो गया करंट, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, थीटा जो है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। I और B के बीच का एंगल है थीटा। इतना फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो। यहां पर आप देख रहे हैं कि करंट आपकी वायर में ये जा रही है, यहां से करंट स्टार्ट हुई, देखो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट ये जा रही है, तो वायर में करंट ये जा रही है, राइट। तो करंट का ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कितना एंगल है 90, तो थीटा 90 है, तो कितना फोर्स लगेगा ILB, अगर L इसकी लेंथ मान लूं मैं तो ILB फोर्स लगेगा। अब सवाल है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फिर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल में देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, राइट। करंट आपकी ऊपर जा रही है, ये देखिए करंट ऊपर जा रही है, ये वाली करंट, तो फोर्स इधर को आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स, इधर को लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर, फोर्स इधर आ रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने वायर को स्लाइड किया, अब देखो सीक्वेंस देखो, वायर को आपने स्लाइड किया, स्लाइड करते ही इधर प्लस इधर माइनस हो गया, प्लस माइनस होते ही करंट आ गई, करंट आते ही इस वायर पे फोर्स लगा इधर। तो अब अगर आप इसको स्लाइड करते हो इधर ही को, तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स आपका अपोज कर रहा है, आप ले जा रहे हैं उधर, फोर्स लग रहा है इधर, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं इस वायर को स्लाइड करके यहां ले आया और मैंने इसको इतना डिस्प्लेस किया, मान लीजिए डेल्टा x मान लीजिए, तो कितना वर्क होगा, ये लग रहा है फोर्स, तो वर्क क्या होता है FD cos थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है ILB, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा x, और थीटा कितना है 180, तो ये आ गया ILB डेल्टा x, इतना वर्क हुआ। थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं यहां पे, मैंने क्या किया, डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा t से ही मैं डिवाइड कर देता हूं। Where डेल्टा t इज द टाइम फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, मान लो यहां से यहां आने में डेल्टा t सेकंड लगते हैं, वो टाइम है ये। अब करंट इनटू टाइम क्या हो गया, चार्ज q, I इक्वल्स टू क्या होता है q अपॉन t, तो q इक्वल्स टू I इंटू टी, तो I इंटू डेल्टा टी q हो गया, LB, और डेल्टा x बाई डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो v हो गया, और इधर क्या हो गया w, ठीक है। और cos 180 का माइनस साइन हम भूल रहे थे, q को इधर ले आओ आप, तो w अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस BLV आ गया ये, राइट। और वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, याद है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, VA माइनस VB इक्वल्स टू WA2B अपॉन Q, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है आपने फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहां से W क्या होगा Q इंटू दिस, या W अपॉन Q क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है देखो W और ये है Q, तो ये क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस चैप्टर में आप क्या कह रहे हैं EMF, तो ये EMF हो गया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आया, अगर थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे चल के बताऊंगा क्या है, अभी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा एक स्टेप डेरिवेशन का ये हो गया, वेरिफिकेशन का, इनफैक्ट नॉट डेरिवेशन, वेरिफिकेशन है, ये मैथमेटिकल वेरिफिकेशन है सेकंड लॉ का, एक स्टेप आ गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, ये है सेकंड लॉ हमारा, ये प्रूव करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, ई आ गया। अब बचा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, चेंज इन फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, जब आप वायर को स्लाइड कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या चेंज कर रहे हो, एरिया, ना तो आप बी चेंज कर रहे हो ना थीटा चेंज कर रहे हो, आप एरिया चेंज कर रहे हो। तो चेंज इन फ्लक्स को अगर मैं डेल्टा फाई लिखूं तो ये फ्लक्स आप चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द एरिया, एरिया चेंज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, वायर जब आपका स्लाइड होके यहां आया तो इतना एरिया चेंज हुआ, क्योंकि पहले लूप बन रहा था ये और अब लूप बन रहा है ये,
तो लूप का एरिया इतना चेंज हुआ, जिसमें से ये L है और ये डेल्टा x है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा A की जगह L डेल्टा x लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा cos 0 1, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0, क्योंकि लूप का ये प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व ही है, तो cos 0 1 हो जाएगा। ये आया चेंज इन फ्लक्स। ठीक, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहां भी कर लेते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट में और राइट में भी। ठीक, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फिर से वेलोसिटी हो जाएगा v, ये आ गया डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये आपका सेकेंड स्टेप आ गया। तो राइट हैंड साइड ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, तो यहां भी BLV है और यहां भी BLV है, इसका मतलब E और डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी सेम है। ये निगेटिव साइन मैंने यहाँ इग्नोर किया था, ध्यान रखना निगेटिव भी है, तो E भी BLV है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, यानी दोनों को मिला दे तो E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी आ गया। सेकेंड लॉ वेरीफाई हो गया आपका। और ये एक फॉर्मूला और मिला, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बोर्ड्स के एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, BLV, इसकी बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं। चलो मैं बता ही देता हूं, इसका नाम है मोशनल EMF। तो मोशनल EMF आप याद रखना, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। मोशनल EMF क्यों कहते हैं इसको मोशनल EMF, ये भी बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दो लॉ हमने पढ़ लिए फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। मैं फाइनली बता रहा हूं, पहला लॉ फैराडे का क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे आएगी। सेकेंड लॉ क्या बता रहा है कि कितना करंट आएगी, वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। तो अब हमें पता है कैसे आएगी और कितना आएगी। तो अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप ऑफ वायर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, उसमें करंट आ जाएगी। और जितना रैपिडली चेंज कर रहे हैं, एक सेकंड में जितना ज्यादा चेंज आप करेंगे उतना ज्यादा EMF और उतनी ज्यादा करंट आएगी। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, बहुत लंबा डिस्कशन अभी पड़ा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वेरीफाई करने के लिए आपसे कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस डेरिवेशन में बहुत सी बातें आपने सीखी होंगी। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा था, मैंने आपसे बताया था फ्लक्स के फॉर्मूले में जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये कहूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है, राइट, लेकिन ऐसे है, ये है मान लीजिए, आप देख रहे हैं इस लूप का थोड़ा एरिया बाहर है, थोड़ा अंदर है। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा फ्लक्स का, तो एरिया पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया। तो दिस इज द एरिया विच इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये इस एरिया की बात होगी, पूरे एरिया की बात नहीं होगी, ध्यान रखना। हाँ, अगर ये लूप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तो पूरा एरिया लेंगे, इसको ध्यान रखना। ये चीज यहां भी देखी हमने, एरिया को कम ज्यादा करके फ्लक्स चेंज हो रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं बहुत जल्दी, तब तक इतना देखिए, इसको नोट करना चाहें आप नोट कर लीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, फिर बात करते हैं।